हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप सभी के परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो आपका जो है आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक के माध्यम से जो है मैंने सभी तथ्यों को लिया है, जो कि आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप नेट पे सर्च करके अगर आप पढ़ रहे होंगे तो भी मैं आपको बता दूं क्यों मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है आप सभी को पता है कि 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है। ठीक है, मैंने जब नेट पे सर्च करके थोड़ा सा मैंने देखा कि और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर अलग से मिलते हैं तो मैं उनको भी इस वीडियो में ले लूँगी। ठीक है, मैंने लिया भी है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन जब मेरे पास बुक है तो मैंने बुक में देखा तो 20 उच्छ्वास जो है उसमें इतने महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, और वहाँ पे जो पॉइंट्स एक एक पॉइंट जो है आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको नेट पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम उच्छ्वास को मैंने इस वीडियो में लिया है। सबसे पहले जो है हम भूमिका पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है कथा वस्तु, उसके बाद जो है प्रथम उच्छ्वास। प्रथम उच्छ्वास से ही जो है आपको नेट पे एक आध वहाँ पे जो है महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी जो पूरा का पूरा तो आपका नेट पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है प्रथम उच्छ्वास जो मैंने लिया है इस वीडियो में उसको ज़रूर आप लोग देखेंगे, कथामुख देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं टाइम है नोट करने का तो PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, मैं वहाँ पे PDF दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, अगर जाएंगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 में हुआ था। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है हम इनका उपन्यास पढ़ रहे हैं, और उपन्यास जो इनके कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। उनके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कम हैं, परंतु ऐतिहासिक वातावरण एवं देशकाल पर आधारित हैं। ठीक है ना, आगे जो इनके अन्य उपन्यास हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला इनका उपन्यास जो है बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, जो आपके UGC नेट जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, यूनिट 6 में। ठीक है, प्रकाशन वर्ष 1946। आधार है इसका बाण भट्ट, निपुणिका, न्यूनिया। ठीक है, पात्र मान लीजिए, पात्र है जो बाण भट्ट हैं, निपुणिका है और न्यूनिया है। उसके बाद जो है इसका विषय वस्तु है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक है, विषय वस्तु है इसका। नेक्स्ट जो इनका उपन्यास है वो है चारु चंद्रलेख। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1963। राजा सातवाहन और चंद्रलेखा जो इसके पात्र हैं। विषय वस्तु देखेंगे 12वीं से 13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। अगला जो इनका उपन्यास है वो पुनर्नवा है, 1973 प्रकाशन वर्ष है। लोरिकायन एवं मृषिकटकम पात्र हैं। विषय वस्तु है वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। ठीक है, सभी उपन्यास आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 4 उपन्यास यहाँ पे दिए गए हैं, चारों के चारों विद प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु के साथ और पात्रों के साथ किस आधार पर लिखा गया है ये भी। ठीक है, अगला है अनाम दास का पोथा। ठीक है, 1976 प्रकाशन वर्ष है। छंदोदय एवं बृहदैक इसका जो है इस आधार पर लिखा गया है। विषय वस्तु है औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य। एक एक लाइन जो है आप सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का ऐसा सुंदर समन्वय है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका संबंध संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि बाण भट्ट से है। ठीक है ना, इस उपन्यास का जो संबंध है वो संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, बाण भट्ट हैं, इनसे है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कथात्मक शैली में लिखा गया है। यह उपन्यास जो है किस शैली में लिखा गया है ये भी आप ध्यान रखेंगे, कथात्मक शैली में लिखा गया है। संपूर्ण उपन्यास 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है। ठीक है,
मैंने पहले बताया आपको, यह उपन्यास जो है 20 उच्छ्वासों में बटा हुआ है, किसी भी उच्छ्वास का अलग से नाम नहीं है कोई भी, ठीक है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्ष युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के ऐतिहासिक तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। ये इसकी विषय वस्तु है जो हमने पहले पढ़ा अभी, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसे हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है, ठीक है ना। इस उपन्यास को जो है हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है। इसमें भारत में तत्कालीन पनप रही प्रवृत्तियों का लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है, ठीक है। ये जो है एक एक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन में पूछा जा सकता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है या सही है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं पात्र परिचय पे, ठीक है। सबसे पहले पात्र हैं बाण भट्ट, ठीक है। प्रधान पात्र हैं बाण भट्ट तथा बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक हैं बाण भट्ट, ठीक है, जो कि एक संस्कृत कवि हैं। इनका जो चरित्र है वो है साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील, ठीक है ना। इनका जो चरित्र यहाँ पे दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, साहसी, विवेकशील, भावुक और संघर्षशील हैं, ठीक है। अगली जो पात्र हैं भट्टिनी हैं, जो प्रमुख नारी पात्र हैं, ठीक है। अगले पात्र को देखते हैं कौन है। जो भट्टिनी है अगले पात्र, ये जो प्रमुख नारी पात्र हैं, ठीक है। ये जो है ये देवपुत्र पात्र नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पीडीएफ बनाते समय ध्यान नहीं दिया है, तो ये एक ही है। ये जो है भट्टिनी जो है, ठीक है, जो भट्टिनी नारी पात्र है वो देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है, ठीक है ना। ये पूरा एक नाम है, ये भट्टिनी के पिता का नाम है, देवपुत्र तुवर मिलिंद की रूपवती कन्या है, जिसका अपहरण हो जाता है। यह बाण भट्ट से जो है प्रेम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं निपुणिका। निपुणिका अगले पात्र है न्यूनिया, इसका अन्य नाम न्यूनिया भी है निपुणिका का। यह जो है एक अस्पृश्य जाति की कन्या है, जिसका विवाह कांदविक वैश्य के साथ हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, निपुणिका का विवाह किससे होता है, तो कांदविक वैश्य से होता है। और किस जाति की होती है, तो अस्पृश्य जाति की होती है, ठीक है। एक एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कांदविक वैश्य के साथ जो है हो जाता है। यह विवाह के 1 वर्ष बाद ही विधवा हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनिया जो है विवाह के कितने वर्ष बाद विधवा हो जाती है, ठीक है। तो 1 वर्ष बाद, ओके। आगे देखेंगे, यह एक कुशल अभिनेत्री भी है जो बाण भट्ट से प्रेम करती है, ठीक है। निपुणिका और भट्टिनी ये दोनों जो है बाण भट्ट से प्रेम करती हैं। उसके बाद जो है अतिरिक्त पात्र में कौन कौन आते हैं ये देखेंगे। सुचरिता है, अघोर भैरव हैं, राजश्री, कुमार कृष्णवर्धन, ठीक है, कुमार कृष्णवर्धन आदि, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे और कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र हैं यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। और यहाँ से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र यहीं से निपुणिका, भट्टिनी, बाण भट्ट और जो है सुचरिता, ठीक है। लेकिन गौड़ पात्र हैं अघोर भैरव, राजश्री, कुमार कृष्णवर्धन, तो इनका भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम आएंगे भूमिका पे, ठीक है। भूमिका पढ़ते हैं, देखेंगे। आत्मकथा प्रकाशित हो रही थी, ठीक है, आत्मकथा प्रकाशित हो रही थी। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी, ठीक है। आरंभ में जो है यह कथा किस में प्रकाशित होने लगी थी, तो विशाल भारत पत्रिका में जो है प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदय श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही न जाती, ठीक है। यहाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कथा लिखी नहीं जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कार्य छोड़ दिया गया। यह विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया।
बाणभट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव रहे। ठीक है ना, बाणभट्ट और हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव रहे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं, इन लोगों के प्रति जो है कहते हैं लेखक कि कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं। भाई कमल कुलश्रेष्ठ के पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं लेखक, शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र तैयार कर दिया है। ठीक है, प्रच्छद पट का जो है चित्र किसने तैयार किया, तो भाई कृपाल सिंह ने। ठीक है, यह चित्र उदयगिरी की वराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदयमान कलाकारों में हैं। भविष्य में वे अतुल कीर्ति अर्जन रहें, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, भूमिका को पूरा मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आगे देखेंगे, ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की वराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो भूमिका तो खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा है, आप लोगों ने देखा, पूरी भूमिका मैंने पढ़ा। ठीक है, तो एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा का कथामुख। ठीक है, यहाँ पे जो है अन्य सभी आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेगा। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है मैं उसी को पढ़ूंगी। ठीक है, पूरा जो है इसमें पूरे कथामुख में जो है सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने के पूर्व उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। लेखक कहते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने से पूर्व जो है उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया। ठीक है, अब कथा जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है, अगर आपने पिछले पेपर दिया है तो पूछा गया है कि मिस कैथराइन जो है कहाँ की निवासी थी, तो ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑस्ट्रिया एक संभ्रांत ईसाई परिवार है। अब जो है परिवार भी पूछा जा सकता है कि ईसाई परिवार है, सिख परिवार है या अन्य परिवार कोई भी देकर पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया की थी और ईसाई परिवार की कन्या है। यद्यपि वे अभी तक जीवित हैं, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है और पिछले 5 वर्षों से मुझे उनकी केवल एक चिट्ठी मिली जो इस लेख के संबंध होने के कारण अंत में छाप दी गई। मिस कैथराइन का भारतीय विधाओं के प्रति असीम अनुराग था। मिस कैथराइन का जो है भारतीय विधाओं यानी भारत में जो भी विधाएं लिखी गई हैं उनके प्रति जो है उनका असीम अनुराग था, ये लेखक कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अपने देश में रहते समय ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास किया था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कथामुख को मैंने इसलिए ही लिया है, आप नेट पे देखेंगे तो ये सारे तथ्य आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, तो कुछ सोच के ही कह रही हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपने देश में रहते ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास किया था। तो कौन कौन से सब्जेक्ट का, तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत, ईसाई, हिंदी का अच्छा अभ्यास उन्होंने कर लिया था। किसने, मिस कैथराइन ने। 65 वर्ष की उम्र में वे इस देश में आई। किस उम्र में आई थी इस देश में, तो 65 वर्ष की उम्र में, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है ये तथ्य है। ठीक है, आई और अक्लांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रही। कितने वर्ष तक भ्रमण करती रही, तो 8 वर्ष तक भ्रमण करती रही। ठीक है, यहाँ आकर उन्होंने बंगला का भी अभ्यास किया। ठीक है ना, संस्कृत का भी अभ्यास किया था, ईसाई हिंदी का अभ्यास किया था, ये सभी जो भाषाएं उन्होंने सीखी मिस कैथराइन ने, और जो है बंगला भाषा का भी इन्होंने अभ्यास किया था। ठीक है, पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बंगला भाषा उन्होंने सीख तो लिया था लेकिन बंगला भाषा को लिखने में जो है योग्यता उनको नहीं मिली थी, नहीं लिख पाई थी। ठीक है, और आगे लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। ठीक है, मिस कैथराइन को हम
दीदी कहते थे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि मिस कैथराइन को जो है हम दीदी कहते थे। दीदी अर्थात दादी, पूछा जा सकता है दीदी अर्थात दादी डैश देकर पूछा जा सकता है, तो दीदी अर्थात दादी। आगे जब भी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझें। ठीक है ना, आगे कहते हैं लेखक कि जब भी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो जो पाठक, जो पढ़ने वाले जो हैं, वो उन्हीं से जो है इसका तात्पर्य या मतलब समझें। बंगला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। ठीक है, बंगला में जो है दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दीदी इस बात को जानती थी। ठीक है, दीदी जो है इस बात को जानती थी और कभी कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती थी। हम लोगों पर, विशेषकर मेरे ऊपर दीदी का स्नेह नाती के समान था। ठीक है, लेखक कहते हैं मेरे ऊपर जो है इनका विशेष जो है कैसा रिश्ता था, तो एक नाती के समान था। तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेखक का जो है मिस कैथराइन के साथ कैसा नाता था, तो नाती के साथ। ठीक है, दीदी बहुत भोली थी। अपनी कष्ट साध्य यात्राओं के बाद जब वे इधर लौटी तो हम लोगों को आनंद का ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए या नई चीज़ देखने के लिए हम लोगों की जो है भीड़ लग जाती थी। दीदी एक एक करके कभी कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर की विचित्र काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल कर हमारे हाथों पे रख जाती और उनका इतिहास सुनाती। ठीक है ना, जो भी रखती इनके ऊपर वो उनका इतिहास सुनाती जाती थी। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद हो जाता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखों में पानी भर आता था। फिर धीरे धीरे उनकी जेब में एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा निकलता हुआ बिल्कुल सिकुड़ा हुआ जा रहा था। हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दादी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चों को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो। जब तक वह बिलौटा कूद जाता हम लोग मानो अचका कर डर जाते थे। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत ही हिल जाती थी। ठीक है, इसके बारे में जो है दीदी यानी दादी के बारे में जो है यहाँ पे दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अंतिम बार जो है दीदी यानी दादी जो है राजगृह से लौटी थी। उनके चेहरे पे ऐसा जान पड़ता था कि वो बुद्ध देव से उनकी ज़रूर भेंट हुई होगी। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि उनकी जो है राजगृह से जब लौटी थी तो उनका जो है मतलब किससे भेंट हुई थी, तो बुद्ध देव से। ठीक है, बुद्ध देव से जो है भेंट जरूर हुई होगी। आगे देखेंगे, मैं जब मिलने गया तो यद्यपि यह थकी हुई थी पर यह थकान न भूली कि उन्हें राजगृह में एक सियार मिल गया था जो उन्हें देखकर 3 बार ठिठक कर खड़ा हुआ और कुछ कहना चाहता हो। दीदी का विश्वास था कि वह बुद्ध देव के समसामयिक था और उसी युग की कोई बात करना चाहता था, क्योंकि दीदी ने स्पष्ट ही उसके चेहरे पर एक निरीह करुण भाव देखा था। आहा, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते हैं। मैं समझ गया कि दीदी को अगर छूट दी जाए तो उस श्रृंगाल के यानी सियार के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी आज विश्राम करो, सियार की बात कल होगी। दीदी ने भाव विह्वल होकर कहा, हाँ रे, मैं थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल ज़रूर आना। ठीक है, मिस कैथराइन जो है लेखक कहती है कल ज़रूर आना। ठीक है, ये जो कथा वाड़वड़ की आत्मकथा प्रकाशित होने से पहले की कथा जान लेना ज़रूरी है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देख, इस बार शोड़ नद के दोनों किनारों की पैदल यात्रा कर आई हूँ। मैं जैसे अचरज में आ गया। शोड़ नद क्या होता है? कहती है, हाँ रे, शोड़ नद। कुछ मिला है दीदी? लेखक कहते हैं कुछ मिला है दीदी या दादी? तो कहती है बहुत कुछ, कल आना तो बताऊंगी। आगे देखेंगे, आगे जो है, मैं 75 वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यावास की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया, आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं, पर देखा दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी हैं। आहा, चांदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नील वर्ण के अछोद सरोवर की भांति एक दिगंत
से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ है। उसमें राजहंस की बात चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूर कोने में एक दो मेघ शिशु दिन भर के थके मांदे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा एक छोटा सा खजूर वृक्ष सारी शून्यता के समान दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया वहाँ से। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं लेखक, चाय पीते पीते दादी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर रही थी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे ही खोज रही थी। शोध यात्रा के उपलब्ध सामग्री का बहुत रूपांतरण कर लिया हूँ। तू इसे एक बार पढ़ लो तो भला। देख मेरी हिंदी में जो गलती है उसे सुधार दे और आनंद से इसका अंग्रेजी में उल्था करा ले भला। ठीक है, आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे यह ले जो है दादी जो उनको पोथी दे देती हैं लेखक को। ठीक है, दीदी का यह स्नेह संभाषण था। जब वे अपने नीतियों पर बहुत खुश होती तो उन्हें कुछ देते समय कहती जाती ले भला, है ना। आगे देखेंगे। आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्किट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उसकी 200 मील, ठीक है, उसकी 200 मील पैदल यात्रा का सुपरिणाम है। ठीक है, फिर से कहने लगी, तू आज इसे ही रात को ठीक कर ले और कल 5 बजे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ले। परसों मुझे इसकी कॉपियाँ मिल जानी चाहिए। आगे देखेंगे। मैं मुस्कुराते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि मिली है क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना। तू बड़ा आलसी है रे। देख दुख की बात बता रही हूँ। पुरुष का जन्म पाया है तो आलस छोड़कर काम कर। स्त्रियाँ चाहे भी तो आलसीहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया है और न ही शक्ति ही। तू बड़ा आलसी है, बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं है। तू समझता है यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, यूरोप की स्त्रियां जो है सब कुछ कर सकती हैं। गलत बात है, हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता ज़रूर कम है, पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए। आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, मैंने देखा दीदी की आंखें गीली हो गई। मैंने उनको बोपल मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है, पर बात निकल नहीं रही है, जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत के उनका जो चित्त डूब गया था और चुपचाप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे। कागजों का पुलिंदा लेकर मैं घर गया। यद्यपि मेरी आंखें कमज़ोर हैं और रात में मेरा काम करने के लिए रात को काम करना मेरे लिए कठिन है, फिर भी दीदी के कागजों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्षक के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। ठीक है, क्या लिखा था शीर्षक के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में? तो अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिख्यते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा। तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी है। मैं ध्यान से सारी कथा पढ़ गया। मुझे अपार आनंद आ गया। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज़ प्राप्त हुई। रात यूं ही बीत गई। सवेरे कलकत्ते को रवाना हो गया। वहाँ 1 सप्ताह रुकना पड़ा। लौट कर आया तो मालूम हुआ कि दीदी काशीवास करने चली गई हैं। किसी को कोई पता ठिकाना नहीं दे गई हैं। ठीक है ना। वापस जब आते हैं लेखक तो देखते हैं कि जो है दीदी नहीं रहती हैं, यानी दादी नहीं रहती हैं, काशीवास के लिए जो चली गई रहती हैं। 2 साल तक वह कथा यूं ही पड़ी रही। एक दिन मैंने सोचा कि बाण भट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा कितनी प्रमाणिक है। कथा में कुछ बहुत सी बातें हैं तो उन पुस्तकों में नहीं है। इनके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा को नए सिरे से संपादित किया। आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी का अनुवाद है और फुटनोट
में जो पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वो मेरे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है का तथ्य यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, कथा ही असल में महत्वपूर्ण है, टिप्पणियाँ तो उसकी प्रामाणिकता की सबूत हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, बहुत दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। अब मैं उनके दर्शन की आशा छोड़ बैठा था। एक दिन अचानक मुगल सराय स्टेशन पर दीदी के दर्शन हुए गाड़ी बदल रही थी और बहुत ही व्यस्त दिख रही थी। मुझे देखकर वो ज़रा प्रसन्न नहीं हुई, केवल कुली को डांट कर कहती हैं, संभल के चल, तू बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कुली भी आलसी है। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती नहीं हो? वाह रे! दीदी रुक गई, बोली, देख मैं बहुत दुखी हूँ, वह बिल्ली धोखा दे गई। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? आगे देखेंगे। दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली, देखना 5 बच्चे दिए हैं, मैं कहाँ तक संभालूं? मैंने बात काटकर कहा, दीदी वह आत्मकथा मेरे पास पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड फेंककर कहा, मैं देश जा रही हूँ, ले मेरा पता ले भला। ठीक है, मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाढ़ भट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे कहते हैं लेखक, मैं बाढ़ भट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ। दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। ध्यान देने की बात यह है कि बाढ़ भट्ट की अन्याय पुस्तकों की भांति यह आत्मकथा भी अपूर्ण ही है। ठीक है, यह कथा भी जो है अपूर्ण ही है अन्य कथाओं के बाद। ठीक है, ठीक है ना, यह जो हम कथामुख पढ़े तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जो फिर आप लोग आज जो है अपने आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मूल टेक्स्ट को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अब जो है प्रथम उच्छ्वास को मैंने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा हम प्रथम उच्छ्वास को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अथ बाढ़ भट्ट की आत्मकथा लिखते। ठीक है ना, मूल जो इसका बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो है उसके शीर्षक पे जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। प्रथम उच्छ्वास, ये आप लोग जो श्लोक याद रखिएगा, जयंती वाड़ा सुर मैली ललिता। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 लाइन का जो श्लोक दिया गया है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि प्रथम उच्छ्वास किस उच्छ्वास से लिया गया है, तो प्रथम उच्छ्वास से जो है लिया गया है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यद्यपि बाढ़ भट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। ठीक है ना, लेखक कहते हैं, यद्यपि बाढ़ भट्ट नाम से ही यह प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। बाढ़ भट्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इस नाम का इतिहास लोग जानते तो अच्छा था। मैं प्रयत्नपूर्ण इस इतिहास से लोगों को अनभिज्ञ रखना चाहा है, पर नाना कारणों से अब मैं उस इतिहास को अधिक नहीं छिपा सकता। मेरी लज्जा का प्रधान कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ है। ठीक है ना, तो बाढ़ भट्ट का किस वंश में इनका जो है जन्म हुआ था, तो वात्स्यायन वंश में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके धवल कीर्ति पट पर एक कहानी, एक कलंक है। मेरे पितृ पितामह के गृह वेदाध्यायियों से भरे रहते थे। उनके घर की सुख सारिकाएँ भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थीं, और यद्यपि लोगों को यह बात अतिशयोक्ति जचेगी, परंतु यह सत्य है कि मेरे पूर्वजों के विद्यार्थी उनकी सुख सारिकाओं से डरते थे। वे पद पर उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, हमारे पूर्वजों के घर यज्ञ धूम से निरंतर धुमायित रहते थे, परंतु यह सब मेरी सुनी हुई कहानी है। आगे कहते हैं, अपने पिता चित्रभानु। ठीक है ना, बाढ़ भट्ट के पिता का क्या नाम था? चित्रभानु था। चित्रभानु को तो मैंने स्वयं देखा है। यदि मैं कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर उनके पाड़ी पल्लवों से मेरे पितृदेव के होमकालीन श्रम सीकरों को पूछा करती थी, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि उषा काल से लेकर सूर्योदय के 2 मुहूर्तों तक निरंतर हवन करने के बाद मेरे पिता पसीने से तर होकर उठते थे।
तो सीधे अध्यापन के कुशासन पर बैठते थे। यही उनका विश्राम था। इसी समय विद्यार्थियों को वेद व्यास भी कराते कराते उनके श्रम बिंदु सूखते थे। इसे सरस्वती का पसीना पोंछना न कहूँ तो क्या कहूँ। ऐसे ही कीर्ति पिता का मैं पुत्र हूँ। ठीक है, अपने पिता के बारे में उन्होंने बताया है। जन्म का आवारा, गप्पी, अस्थिर चरित, घुमक्कड़। ठीक है, ये बाणभट्ट के चरित्र यहाँ पे दिया गया है। जन्म से आवारा, गप्पी, अस्थिर यानी अस्थिर नहीं घुमक्कड़ थे। पर मैं घर से जब निकल भागा तो अपने साथ गांव के अन्य अनेक छोकरों को भी ले भागा। ठीक है, वे सब यहाँ पे ले भागा नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपने आप बोल रही हूँ। ठीक है, अपने जो बाणभट्ट जो है गांव से जब भागते हैं तो अन्य लड़कों को भी अपने साथ जो है लेकर चले जाते हैं। ठीक है, वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि बंड का अर्थ क्या है, तो पूंछ कटे बैल को बंड कहते हैं। कहाँ पे, तो मगध में कहते हैं। ठीक है, वैसे ही इनका जो है बंड नाम पड़ गया था बाणभट्ट का। ठीक है, आगे देखेंगे। वहाँ यह कहावत मशहूर है, मगध में यह कहावत मशहूर है, बंड बंड आप गए साथ में 9 हाथ का पगहा भी लेते गए। ठीक है, क्योंकि ये भागे थे तो और अपने साथ ले गए थे, तो वहाँ पे ये कहावत बन गया था मगध में कि बंड आप गए साथ में 9 हाथ का पगहा भी लेते गए। सो लोग मुझे बंड कहने लगे। ठीक है ना, उसके बाद जो है इनको लोग जो है बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत शब्द बाढ़ नाम, इसी बंड यानी बंड शब्द को जो है संस्कृत शब्द बाढ़ द्वारा संस्कार करके मैंने इस नाम को जो है कुछ इज्जत दिया था। ठीक है, कुछ इज्जत बढ़ा ली। भट्ट तो लोगों ने और बाद में जोड़ा। ठीक है, पहले ही जो उनका बंड नाम था, बंड को उन्हें शुद्ध करके संस्कृत भाषा में बाढ़ रखा। भट्ट तो बाद में इन्होंने जोड़ा था, लोगों ने जोड़ा था। ठीक है, वैसे मेरा असली नाम दक्ष है। तो बाणभट्ट का असली नाम क्या है, दक्ष है। ठीक है, पहले का नाम इनका पूछा है तो बंड है। ठीक है, बंड को मगध में क्या कहते हैं, तो पूंछ कटे बैल को कहा जाता था। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। इधर मेरे प्रति लोगों का आदर और स्नेह का भाव बढ़ गया। वे चाहे तो दक्ष भट्ट कर लें। बड़ी होशियारी से मैंने यह नाम अत्यंत सुरक्षित जो है रख छोड़ा था। उसकी कहानी और भी नहीं बताऊंगा। मेरे पिता 11 भाई थे। इनके पिता कितने भाई थे, 11 भाई थे। मैंने उसमें से सबको नहीं देखा, कहते हैं बाणभट्ट, मैंने उनमें से सबको नहीं देखा। मेरे एक चचेरे भाई का नाम उडुपति, ठीक है ना, इनके चचेरे भाई का नाम क्या था, उडुपति था। वे उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, पर मेरे साथ उनका व्यवहार समवयस्कों के समान था। यानी उम्र में बड़े थे इनके चचेरे भाई, लेकिन समवयस्कों जैसा व्यवहार करते थे, यानी बराबर के, जो जैसे बराबर के लोग होते हैं ना, व्यवहार होता है वैसे टाइप का। ठीक है, तो समवयस्कों के साथ व्यवहार था। वे उस युग के प्रसिद्ध तार्किक थे। ठीक है, तार्किक थे। उन्होंने ही वशीभूत नामक बौद्ध भिक्षु को साक्षात जो है पराजित किया था। उनकी विद्वता और चरित्र का महाधिराज हर्षवर्धन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। महाधिराज हर्षवर्धन का नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बड़ा प्रभाव पड़ा था। पूछ सकता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के बाद महाराजाधिराज हर्षवर्धन पर किसका प्रभाव पड़ा था, तो आप ध्यान रखेंगे किसका प्रभाव पड़ा था, तो गुडुपति। ठीक है, आगे देखेंगे। और वे एकाएक वैदिक मत की ओर प्रवृत्त हो गए। वे उडुपति भट्ट मेरे ऊपर जितना स्नेह रखते थे उतना मेरे परिवार में कोई नहीं रखता था। उन्होंने अनेक अपकर्मों से मुझे बचाया। प्रसंगवश मैं उनकी चर्चा यथास्थान करूँगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि 14 वर्ष की उम्र में जब मेरे माता पिता नहीं रहे, माता तो बहुत पहले मर चुकी थी, तो वे उडुपति भट्ट ने ही मुझे स्नेह से सिंचित किया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सब जो है बाणभट्ट ने अपने बारे में बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सब पढ़ोगे तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, लेकिन ये पूरा ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं प्रमुख कथनों पे। ठीक है, देखेंगे। पहला कथन है, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। दूसरा कथन है,
जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। अगला कथन है लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। नेक्स्ट कथन है चिंता में निम्नमग्न मनुष्य अंधा होता है। ठीक है, अगला जो कथन है बुद्धिमान की नीति मौन होती है। ये सभी कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रथम उच्छ्वास से लिया गया है, प्रथम उच्छ्वास और द्वितीय उच्छ्वास से लिया गया है। ठीक है, सभी उपन्यास जो है बाणभट्ट के हैं। ठीक है, खास करके एक बात आप ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट की जो अगर कथन पूछा जाएगा वहाँ स्त्री से लेकर जो कथन होगा वो 90% बाणभट्ट का होगा। ठीक है ना, स्त्री के बारे में जो बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ पे लिखी हैं वो बाणभट्ट की होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कथन है तर्क से विषेद बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। ये आचार्य पाद का है। ठीक है, ये जो मैंने दृष्टि की बुक से लिया है। ठीक है ना, दृष्टि की बुक मैंने मंगाई थी तो उसमें प्रिंट जो है थोड़ा सा ठीक नहीं था तो मैंने टाइप किया और मैंने बुक जो है रिटर्न किया है, वापसी में आ जाएगा कल परसों में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला कथन। इस ब्राह्मण का प्रत्येक अणु देवता है। देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। किसका कथन है? बाबा का। ठीक है, अगला कथन है जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। ये भी बाबा का कथन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, स्त्री के बारे में यहाँ पे दिया गया है तो बाबा का कथन है। ठीक है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है पर स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। यह कथन महामाया का है। ठीक है ना, अगला कथन देखेंगे। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ये भी कथन महामाया का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पात्र है महामाया, इसका भी आप कथन ध्यान रखेंगे। डरना किसी से नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, अघोर भैरव का कथन है। ठीक है, अगला कथन है मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य सुचरिता का है। ठीक है, अगला कथन है धर्म की रक्षा अन्वय विनय से नहीं होती, शास्त्र वाक्यों की संगति लगाने से नहीं होती, वह होती है अपने को मिटा देने से। मृत्यु का भय माया है। ठीक है, महामाया का कथन है। अगला कथन देखेंगे। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकता। बाणभट्ट का कथन है। ठीक है, अगला कथन है दुख तो केवल मन का विकल्प है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। ठीक है, ये योगी का कथन है। यहाँ पे जो कथन दिया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। डिस्ट्री की बुक में जो कथन दिए गए हैं शॉर्ट में बहुत अच्छे हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी कथनों को 8-10 कथन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, अगला कथन है प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। ठीक है, निपुणिका का कथन है ये। अगला कथन है चारुमित्रा का, देखेंगे दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है। ठीक है, अगला कथन निपुणिका का है अपने को निष्वेश भाव से देखना ही वशीकरण है। अगला कथन है बाणभट्ट का, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। ठीक है, ये सभी कथन आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की समीक्षा को हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं सदी के लोग कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास रखने लगे थे। धर्म का रूप विस्तृत हो गया था जिसमें भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म के साये में अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भोगवादी था। लुटेरे द्वारा अपहरण करके उन्हें राजाओं को अंतःपुर में बेच दिया जाता था। ठीक है ना, ये स्टोरी है बाणभट्ट की आत्मकथा की, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नारी के प्रति सम्मान भाव समाप्त हो चुका था। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नैतिकता पर बल दिया गया है। ठीक है, किस पे बल दिया गया है? नैतिकता पर। लेखक ने विवेक और बुद्धि का उपयोग सही गलत का निर्णय करने के लिए कहा है। विवेक को उन्होंने लोक
शास्त्र तथा गुरु से भी ऊपर स्थान दिया है। ठीक है, व्यक्ति को विवेक, करुणा और साहस जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करने का ज्ञान देते हैं। आगे देखेंगे, आगे बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के काल में सभी कला के रूप में अपने शिखर पर थे। समाज में कवियों और कलाकारों का सम्मान था। नाट्य, काव्य, संगीत, चित्र और मूर्तिकला को लोग मनोविनोद तथा उपयोगितावादी दोनों नज़र से देखते थे। आगे देखेंगे, अभिनय के लिए प्रेक्षागृह बने हुए थे। राज दरबार में संगीत, नृत्य तथा काव्य का बोलबाला था। कलाकार और कवियों को भी विशेष सम्मान प्राप्त था। बाण भट्ट का नारी के प्रति दृष्टिकोण प्रशंसनीय दिखाया गया है। ठीक है, कथन में भी आप लोगों ने देखा है। भट्टनी एक प्रभावशाली चरित्र है। द्विवेदी जी ने बाण भट्ट के चरित्र पर लगे दाग को दूर करने और नारी के सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की और यही इसका मूल केंद्र है। ठीक है ना, मूल केंद्र क्या है तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, नारी के सम्मान और रक्षा करने के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की गई थी। ठीक है, यही उसका मूल केंद्र है। ठीक है, आगे देखेंगे, उपन्यास के माध्यम से लेखक नारी के प्रति सम्मान भाव, नारी की शक्ति, गरिमा को समझने और केवल वासना पूर्ण के साधन न मानकर उसके प्रति पवित्र एवं उदात्त भाव मन में रखना बताया है। आगे देखेंगे, राष्ट्र जब संकटग्रस्त हो तो परस्पर एकजुट होकर राष्ट्र सेवा में त्याग एवं बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा संपूर्ण उपन्यास। ठीक है, पूरा जो है 80 या 90% मान लीजिए मैंने सभी तथ्य आप लोगों को दिया है इस वीडियो में। ठीक है, वैसे आप लोग मूल टेक्स्ट मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने मूल उपन्यास ज़रूर पढ़ लिया है। तो नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है उनका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका भी जो है बहुत अच्छे से ये आप उपन्यास जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए, आशा करती हूँ आप लोगों को जो है ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।